स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ की क्लास में आज फिर एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हम बात करें पर्सन की या फिर असेसी के बारे में, असेसमेंट ईयर यानी कि जो कर निर्धारण वर्ष होता है जिसे करंट ईयर भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर की बात भी करी थी, तो हमने और साथ ही साथ हमने इनकम की डेफिनेशन भी देखी थी। तो इस तरह से हमने बहुत सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर ली थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर इनकम की, कि इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम की क्या डेफिनेशन दे रखी है और इस एग्रीकल्चर इनकम के क्या मायने हैं, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या इस पर टैक्स लगाया जा सकता है या फिर इसे ये टैक्स से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। सो नाउ स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट हम बात कर देंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो देखिए, जनरली हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, अर्थात इस प्रकार की आय जो हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने से प्राप्त हो। तो उस आय को हम क्या कहेंगे, कृषि आय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कृषि आय कहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(1) में फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, यानी कि पूर्णतया जो क्या है, टोटली टैक्स फ्री है, जिस पर कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने किसका उल्लेख कर दिया, मैंने आपके सामने सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हम अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज द आईटी एक्ट 1961 इट हैज़ मेंशन द एग्रीकल्चर इनकम कम्स अंडर द पर्टिकुलर स्टेट और इट इज़ स्टेट इनकम। अब क्यों नहीं लगाया जा सकता, तो ध्यान रखिए कि हमने अगर हम बात करते हैं कि जाइए आप कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको लास्ट ईयर क्या पढ़ाया था, लिस्ट 7 शेड्यूल बताई थी मैंने आप लोगों को। वहाँ पर हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी, याद करिए आप थोड़ा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और वहाँ मैंने आपको समझाया भी था कि बच्चों यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कौन कानून बना सकता है, पार्लियामेंट, और स्टेट के विषय पर कौन कानून बनाएगा, स्टेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और कॉन्करेंट के विषय पर दोनों कानून बनाएंगे। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं उस स्टेट लिस्ट की जो 7 शेड्यूल में दे रखी है, तो एग्रीकल्चर जो है वो चूंकि स्टेट लिस्ट का विषय है यानी कि राज्य सूची का विषय है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो उस पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये इनकम कैसी है, स्टेट इनकम। क्लियर, बट देयर इज़ सम कंडीशंस, लेकिन ध्यान रखिए इसके साथ ही में कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्तें हैं, वो क्यों है, ये सब कंडीशंस इम्पोज की गई है, इसलिए इम्पोज की गई है कि कोई पार्टिकुलर इनकम अगर इन कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर देगी तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, अदरवाइज वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। अब ये शर्तें हमें कौन बता रहा है स्टूडेंट्स, ये हमें बता रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। तो आपको बहुत ध्यान से देना है, जब आप एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड अपना आंसर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बात करनी है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की, जिसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फुली एग्जेम्प्टेड है, मतलब टोटली टैक्स फ्री है। क्यों है, इसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और सो बिकॉज ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है सो इट इज़ स्टेट इनकम, है ना, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। ओके, नाउ फिर मैंने आपसे कहा कि कुछ कंडीशंस है, मतलब कोई भी इनकम अगर हम उसे एग्रीकल्चर इनकम कहना चाहते हैं तो उसे कुछ कंडीशंस जो है उनको फुलफिल करना होगा। तो वो कंडीशन हम कहाँ देखेंगे अब, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, वो कंडीशंस बताई गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में। बस आपको इतनी चीज़ें याद हो गई, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि वो कंडीशंस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। ये क्या, यहाँ यदि निम्न शर्तें पूरी हो तो इनकम, कोई भी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। अब वो कौन कौन सी शर्तें होंगी देखते हैं हम। पहली तो होगी इनकम डराइव्ड फ्रॉम द लैंड, है ना, इनकम कैसी होनी चाहिए, जो कि भूमि से प्राप्त हो, जो आय हो वो कैसी हो, डराइव फ्रॉम द लैंड यानी कि भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। प्लस मतलब इसके साथ ही और उसमें क्या होना चाहिए, लैंड शुड बी इन इंडिया और सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब जो भूमि है उस समय जिस समय हमें उससे इनकम हो रही है
भारत के राज्य क्षेत्राधिकार में स्थापित हो, भारत की सीमाओं के भीतर स्थित होनी चाहिए। और तीसरी बात, लैंड मस्ट हैव बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओनली, और उस भूमि का जो उपयोग है वो किस पर्पज के लिए होना चाहिए, ओनली एंड ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, केवल कृषि योग्य उसका ही यूज होना चाहिए, अन्य उसका उपयोग उस भूमि का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई मेन शर्तें। अब देखिए मैं इन्हें और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपके सामने, जब भी मैं फीचर्स पढ़ेंगे और आगे भी मैं इनको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। फर्स्ट, इनकम लैंड से प्राप्त हो रही हो, लैंड इंडिया में स्थित हो, और लैंड का जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही होना चाहिए। अन्य किसी पर्पस के लिए होगा तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, काउंट नहीं की जाएगी। ओके, अब देखिए फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, वो तीनों शर्तें हमने देख ली, वो तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। अब एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर हम एक बार देखते हैं उसको। फर्स्ट, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई बच्चों कि लैंड जो है वो भारत के क्षेत्र में स्थित हो। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का जुरिस्डिक्शन है, ज़मीन यहाँ इसके अंदर होनी चाहिए, बाहर होगी तो वो क्या माना जाएगा, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, वो भारत के बाहर की ज़मीन है, तो ये अगर इंडिया है तो इसके अंदर ही ज़मीन होनी चाहिए। फिर कह रहा है इनकम डायरेक्टली डराइव्ड फ्रॉम लैंड, इनकम जो है वो भूमि से डायरेक्टली हमें प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात देखिए दो चीज़ें हैं सॉरी, देखिए अगर व्यक्ति जो है वो खुद काम कर रहा है, खुद कल्टीवेट कर रहा है, उसको खुद उस पर कृषि योग्य कार्य कर रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति, तो वो उसकी क्या हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को उसने किराए पे दे रखा है और फिर वो व्यक्ति उस पर खेती कर रहा है और आप वो उस जो जिसने किराए पर दिया है, जिस मालिक को, उसको बदले में रेंट दे रहा है, तो वो भी क्या हुआ, उस मालिक के लिए क्या होगी, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। चलिए आइए इसे समझते हैं हम। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो मैं आपको फर्स्ट तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर वो सेल्फ कर रहा है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए अगर खुद अपने खेत पर काम कर रहा है जिससे उसे कोई आय हो रही है, जैसे उसने अपने यहाँ पर उपज बाई, मान लीजिए उसने आलू की उपज बोई है या मूंगफली की उपज बोई है और वो उस उपज को ले जाके मंडी में बेच रहा है, तो वो बेचने से, सेलिंग से जो उसको आय हुई है वो क्या हुई बच्चों, उसकी एग्रीकल्चर इनकम। एक चीज़ समझ में आ गई सेल्फ वाले पॉइंट में, है ना। दूसरी देखो, अब मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहा है, खुद कोई कृषि कार्य नहीं कर रहा है, उसने क्या करा, अपनी लैंड किसको दे दी, बी को। ए गेव द लैंड टू बी को दे दी। कैसे दी, चाहे लीज पर दी हो या सब लीज पर, चाहे उसे पट्टे पर दी हो या उपट्टे पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे उपट्टा क्या कहेंगे, बी को दे दी तो लीज, और बी ने मान लो सी को दे दी तो वो सब लीज कहलाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे लीज पर दी हो या सब लीज पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो बी है इसको लीज पर दी है जमीन ए ने, अब ये बी जो है उस भूमि पर कार्य करता है, कृषि कार्य करता है, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसका यूज लेता है, और ये अपने या तो उस ए को रेंट देता है या तो जो किराया देता है वो ए के लिए क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्लियर। अगर मान लीजिए ये बी उसको किराया नहीं देता और कैश देता है तो किराया होगा। ठीक है, अगर वो उसको किराया नहीं देता और एनी काइंड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि वो अगर उस लैंड की उपज का एक भाग दे देता है ए को, जैसे मान लीजिए बी ने जो है वो अपने खेत में आलू बोए या मूंगफली बोई और उसका एक पार्ट, आलू, बहुत सारे आलू का एक भाग जो था, उपज का भाग उसने किसको दे दिया, ए को दे दिया, या बहुत सारी मूंगफली का एक भाग उसने दे दिया। अब वो जो ए है, जो मालिक था भूमि का, मालिक है भूमि का, वो क्या करता है कि मार्केट में जाकर उन आलूओं को बेच देता है, ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ उसने नॉर्मल साफ वाफ करके उनको बेच देता है ना, कोई उसके नेचुरलिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है इन्हें, ऐसे कि ऐसे उसने जाके मार्केट में बेच दिया उन मूंगफलियों को और उस आलू को। तो वहाँ पर जो ए को उस सेलिंग से, है ना, उस बेचने से, उस विक्रय से जो पैसा प्राप्त हुआ है वो एक ही क्या होगी, वो भी एक ही एग्रीकल्चर इनकम होगी। समझ में आ गई बात। दोनों चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई हमारे सामने, चाहे वो कैश दे रहा हो या फिर बदले में वो उसको उपज का एक भाग दे रहा हो। क्लियर। थर्ड फीचर है लैंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। ये मस्ट है कि भूमि जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं है वहाँ पर बिल्डिंग बना दिया आपने और फिर उसको किराए से उठा दिया आपने,
तो वो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम में ऐसी इनकम शामिल नहीं होगी, वो अन्य हेड में चला जाएगी। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई, लाइक जैसे प्लगिंग द लैंड, सोविंग द सीड्स, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, वीडिंग, सीडिंग, वाटरिंग, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। कहने का मतलब है आप बीज बोने से लेकर, मतलब जैसे ही आप भूमि को क्या करते हो, प्लगिंग करते हो, उसकी खुदाई करोगे, उसमें बीज बोओगे, फिर उसमें सिंचाई भी करोगे, बुआई भी करोगे, उसकी कटाई भी करोगे, उसको पानी भी डालोगे, तो ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ जैसे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, वो भी उस पर छिड़काव भी करोगे, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, ये कहलाती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ आप करो, ये मस्ट है, ठीक है ना, ये भी करनी होगी। फिर ये हो गई आपके फीचर्स की बात। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी अब जैसे हमने पीछे ये इन सब में देखा ना, फीचर्स में मैंने आपको क्लियर किया, अभी ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, किस किस प्रकार की होती है एग्रीकल्चर इनकम। जैसे फर्स्ट कौन सी हुई, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। एक मिनट, मैं इसे वापस से चालू कर लेती हूँ ना। ओके हाँ, तो हम यहाँ थे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पर, है ना। देखिए ये, हाँ यहाँ थे बेटा पर, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। ओके, फर्स्ट टाइप की एग्रीकल्चर इनकम कौन सी हुई, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। मतलब कृषि भूमि को किराए पर देने से, किराए पर देने के संबंध में जो किराया हमें प्राप्त होता है, जो रेंट हमें, यानी कि जो कैश हमें प्राप्त हो रहा है ना, वो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर इनकम। ये तो हो गई बात। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोसेस, अगर हमने उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य करा है, जैसे हमने कोई बुआई करी है, बीज डाले हैं, प्लांटेशन किया है, तो वो उससे अगर हमें कोई इनकम हो रही है या कोई उपज बोई है और फिर हमने उसको सेल कर दिया, तो जो हमें हो रही है इनकम, वो क्या कहलाएगी, हमारी एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन, व्यक्ति खुद ही स्वयं ही उस पर खेती संबंधी सारे कार्य कर रहा है, किसी को उसने किराए वगैरह पे नहीं दिया, तो वो जब खेती संबंधित कार्य कर रहा है, जो कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, तो उससे जो उसको इनकम हो रही है, वो भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। देन इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रोन इन अ नर्सरी। हाँ, नर्सरी के अंदर सैपलिंग ना, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह उगाना, ये सब भी क्या कहलाते हैं, ये सब भी किसके दायरे में आती है, एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में आती है। सेल ऑफ प्रोड्यूस, भूमि से, भूमि में कृषि कार्य करें, उस समय जो प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो उत्पादन हमें मिलता है, उसको जो उसका जो विक्रय हमने कर दिया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जो उत्पादित हुआ है उसका विक्रय अगर हमने कर दिया, तो वो भी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम। एक और चीज़ है इसमें, इनकम फ्रॉम हाउसेज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज लाइक स्टोरेज, है ना। इफ वी आर यूजिंग एनी हाउस ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज लाइक स्टोरेज एंड कीपिंग द मटेरियल। देखिए अगर मान लीजिए उस हाउस से, जैसे ये मान लीजिए कृषि भूमि है, इस कृषि भूमि के बीच में एक छोटा सा हमने घर बना रखा है, और वो घर या छोटा सा 2-3 कमरे बना रखे हैं, वो काम किसके आता है, जैसे स्टोरेज के, कृषि से संबंधित जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ स्टोर करके रखी जाती है, ठीक है ना। तो या फिर मटेरियल रखा जाता है इसमें, तो ये कृषि कार्यों में अगर ये काम आ रहा है, और अगर इस बिल्डिंग से, मतलब बिल्डिंग भी नहीं कहूँगे, इस एक छोटे से हाउस से, यानी कि जो हमने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बना रखा है, इससे भी अगर कोई आय हो रही है, तो वो भी कृषि आय में शामिल होगी। मान लीजिए जैसे पिछले एग्जाम्पल में बी को हमने क्या किया था, खेत किराए पर दिया था ना मिस्टर ए ने, तो बी को अगर ये कमरा भी स्टोरेज के लिए किराए पर दे दिया गया, और इसका भी किराया अगर बी दे रहा है, तो ये भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक छोटी सी बात और यहाँ पर ये है कि दिस हाउस इज़ नॉट बी सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज। ये जो स्टोरेज हाउसेज होते हैं ना, ये अर्बन एरियाज में नहीं होने चाहिए, या म्यूनसिपैलिटी एरियाज में नहीं होने चाहिए, शहरी क्षेत्रों में नहीं होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, जो रूरल एरियाज में ही सिचुएटेड हो,
ठीक है ना। अब ये हाउस, ये लैंड, ये जो हमारे पास था स्टोरेज हाउस, हो सकता है थोड़ा यहाँ हो, लेकिन थोड़ा दूर हो या यहाँ हो, लेकिन होना कैसा चाहिए, ये रूरल एरियाज में ही होना चाहिए, है ना, ठीक है, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए काम आना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर इसका एक बार रिवाइज कर लें वापस से, तो मैंने इसको और भी अच्छे से इजी करके लिख दिया है यहाँ पर। जैसे हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो जल्दी से। पहला तो क्या, लैंड, लैंड होनी चाहिए, और लैंड कैसी होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ आनी चाहिए, सिंपल। तो ऐसी भूमि से जो रेंट और रेवेन्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि आपने अगर अपनी भूमि मिस्टर ए को खेती करने के लिए दी, तो जब रेंट या रेवेन्यू मिलेगा मिस्टर ए से, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्लियर, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि भूमि पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मैंने जैसे पिछले पार्ट में आपको समझाया है। फर्स्ट, खेती करने से जो इनकम होती है वो तो क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, है ना। या फिर किसी किसान या भूमि को कृषि उपयोग हेतु किराए पर देने वाला व्यक्ति, जिसे किराए के बदले कोई अन्य वस्तु मिलती है, जिसको कि इस एक्ट में क्या कहा गया है, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, और वह व्यक्ति उस प्राप्त वस्तु यानी कि उपज को बाजार में बेच देता है, तो यह भी उसकी कृषि आय होगी। ये मैंने आपको समझाया था अच्छे से, एक बार एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिए। ए ने अपना खेत बी को दे रखा है, बी ने बदले में ए को अपनी आलू की उपज का हिस्सा दिया। अब ए उस आलू को यदि बाजार में बेचकर आय कमाता है, तो यह ए की क्या होगी, कृषि आय होगी। क्लियर। अब देखिए एक छोटा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो ये है कि जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा सेकंड वाला, इस पॉइंट में आवश्यकता यह है कि वो व्यक्ति जिसको, जो मालिक है, उसे अगर उपज का हिस्सा दिया जा रहा है किराए के बदले में, वो उसमें किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया या प्रोसेस उस पर ना करे, वो जैसी है वैसी की वैसी वो उसको बाजार में बेच दे। ठीक है, अगर वो उसमें कोई प्रोसेसिंग करता है, किसी प्रकार की उसकी नेचुरलिटी से छेड़छाड़ करता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए आलू की उपज है, उस आलू को ऐसे कैसे नहीं बेचा आपने उसकी चिप्स बना के मार्केट में बेच दी। या मूंगफली की उपज है, तो मूंगफली को आपने ऐसे डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचा, आपने मूंगफली लाए, उसको छिलवाई आपने, छीली आपने, और उसके बाद में उसकी गुड़ पपड़ी बनाई आपने, फिर आपने उसको पैकेजिंग करके मार्केट में बेच दी। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग हुआ। तो फिर जो आपको आय होगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। समझ में आई बात, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया, देखिए पिछले उदाहरण में जो हमने पढ़ा था ना, देखो मैंने लिख दिया ना कि पिछले उदाहरण में यदि ए उन आलूओं को जो बी से प्राप्त हुए थे उन्हें साफ करके बाजार में बेचता है, तो यह उसकी कृषि आय है। परंतु यदि वह उन आलूओं की चिप्स बनाकर यानी कि प्रोसेसिंग द्वारा करके फिर बेचता है, तो यह ए की कृषि आय तो कतई नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। सी पॉइंट है कि एग्रीकल्चर लैंड पर बनाई गई बिल्डिंग जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए काम ली जा रही है, जैसे फार्म हाउस हुआ, स्टोर कीपिंग हुआ, फार्म लैंड या कोई बिल्डिंग जो भी काम आ रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो ऐसी बिल्डिंग से प्राप्त इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अभी पीछे इसका, ठीक है। एक छोटा सा केस लॉ में मैंने यहाँ मेंशन किया है, जैसे काफ़ी सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट था इसलिए। मुस्तफ़ा अली खान वर्सेस CIT 1948 PC। CIT मीन्स कमिश्नर इनकम टैक्स, PC मीन्स प्रीवी काउंसिल। देखिए ये क्या कहा गया इस वाद में कि रेंट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड रिसीव्ड फ्रॉम सम टीनेंट्स बाय मोर्टगेजी। गिरवी पास रखने वाले व्यक्ति को, यानी कि जिसके पास गिरवी रखी गई है, मोर्टगेजी जो होता है, उस व्यक्ति को यदि उप किराएदारों से प्राप्त कृषि भूमि का किराया है, तो वो भी कृषि आय में शामिल किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हमारे क्लास देखी। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।